नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के भूगोल के किताब को, जो कि संबंधित होगा क्लास 6 से, जिसमें हम पिछले वीडियो में जान पाए थे दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में। दूसरे चैप्टर के जो है कि कंसेप्ट को देखे थे, जो कि 6 क्लास से रिलेटेड था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे तीसरे जो चैप्टर है उसके बारे में, और इसी के जो चैप्टर है उनके कंसेप्ट को हम इसी चैप्टर के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम आप देख लें तो पृथ्वी की गतियां है। निश्चित ही रूप से आप जान पाएंगे कि पृथ्वी की गति के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम समझने वाले हैं सारे कंसेप्ट को। तो प्लीज आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा अपना विचार, अपना राय इस वीडियो के बारे में। साथ ही साथ लाइक करके मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइएगा मेरा। आगे बढ़ेंगे और इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं कि पृथ्वी कैसी है या फिर पृथ्वी कैसे गति करती है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ से देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है। एक होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। तथा सूर्य के चारों ओर स्थित एक कक्ष में पृथ्वी की गति करना परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी की जो गति होती है, सूर्य के चारों तरफ घूमने की जो गति होती है, वह परिक्रमण गति के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनीय रेखा, जो पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है वह क्या है? तो एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। जो इसके कक्षीय सतह से कितना? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल के रूप में हम जानते हैं। कक्षीय समतल किसे कहते हैं? तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? कक्षीय समतल कहलाता है। आगे आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाएंगे कि कक्षीय समतल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या बोलते हैं? तो प्रतिदीप्त वृत्त बोलते हैं। वह वृत्त जो है कि दिन अथवा रात को विभाजित करता है रोशनी के हिसाब से, जो उस पर प्रकाश के हिसाब से, तो वह आपको प्रतिदीप्त वृत्त के रूप में हम जानते हैं। यहाँ फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो लाइन है यह बोलता है पृथ्वी का कक्षीय समतल। इसको बोला जाता है पृथ्वी का कक्षीय समतल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पृथ्वी जो झुकी हुई है, ये इस प्रकार से झुकी हुई है। यह उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये जो रेखा है, ये जो मतलब उत्तर ध्रुव वाली जो लाइन है, मेन लाइन, उससे जो देख सकते हैं यहाँ पर 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। और इधर जो है कि पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब जो है, ये जो कक्षीय समतल का लंब है उससे 23.5 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पिछले चैप्टर में आप मकर रेखा, कर्क रेखा के बारे में जाने थे, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मकर रेखा किस गोलार्ध में अवस्थित है और कर्क रेखा किस गोलार्ध में अवस्थित है। इसको आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन के तौर पे आप उसको जवाब, उसका उत्तर जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखेंगे तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल के बारे में इस चैप्टर में आप इस चित्र में समझ पाए होंगे। साथ ही आप देख सकते हैं प्रतिदीप्त वृत्त। प्रतिदीप्त वृत्त किस प्रकार से अलग करता है दिन और रात को, तो आप देख सकते हैं इसको। तो घूर्णन के कारण जो है कि पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पृथ्वी के किस गति के कारण जो कि पृथ्वी पर दिन और रात होता है, तो वह है घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। आगे बढ़ेंगे, इन्हीं सभी जानकारी को सम्मिलित करते हुए आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ से कि नेक्स्ट जो जानकारी है यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या फिर घूमती है। इसके बारे में उन्होंने बताया, कंसेप्ट दिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से
तो और जानकारी आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में है, यानी कि जो पृथ्वी की जो कौन सी गति, तो दूसरी गति जो कि सूर्य के चारों ओर की गति है, तो कक्ष में होती है, उसे उसे क्या बोलते हैं, तो परिक्रमण गति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में पृथ्वी जो है एक वर्ष या फिर 365 मतलब 365 और 1/4 दिन, यानी कि 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी 24 घंटे को 4 से भाग दीजिएगा तो 6 घंटे बचते हैं ना, यानी कि 365 दिन 6 घंटे में, 365 दिन और 6 घंटे में जो कि पृथ्वी एक चक्कर लगा लेता है सूर्य के चारों तरफ। हम लोग क्या करते हैं, तो इस 6 घंटों को छोड़ देते हैं और 365 दिन को काउंट करते रहते हैं। इसी जो 6 घंटे होता है, यही 6 घंटा 4 साल में जुड़ करके एक दिन बनता है, और एक दिन हमारे जो फरवरी का जो महीना होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिससे लीप ईयर वर्ष का निर्माण हो जाता है। इसी के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पर कुछ फिगर के माध्यम से बताया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। पृथ्वी का जो परिक्रमण है एवं ऋतुओं का जो परिवर्तन है इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे तो इस प्रकार से जब विषुव होता है, विषुव किसे बोलते हैं, तो 23 सितंबर को बोलते हैं विषुव, जो कि शरद ऋतु में होता है। यहाँ पर देखेंगे तो और जानकारी आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी ध्रुव के बारे में, शरद ऋतु के बारे में, शरद ऋतु देख सकते हैं। उसके बाद जब देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो विषुव जिसे बोलते हैं, वहां पर 21 मार्च बोलते हैं, 21 मार्च को। उसके बाद देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार से होता है, तो कौन से गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, कौन से गोलार्ध में शीत ऋतु है या फिर शरद ऋतु है, इसके बारे में। यहाँ पर उत्तर अयनांत के बारे में देखें तो 21 जून है। इसके बारे में और अच्छे तरीके से नीचे बताया गया है, उसको हम देखेंगे। फिलहाल इस फिगर को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा जो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 वर्ष में जो है कि प्रत्येक वर्ष 6 घंटे जो बचे हुए हैं उनको मिला करके एक दिन, यानी कि 24 घंटे का हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष या फिर चौथे वर्ष की जो फरवरी माह होती है उसमें 28 दिन के बदले 29 दिन हो जाता है। ऐसे वर्ष जिसमें कि 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर, लीप वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो लीप वर्ष कहते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। उसके बाद देखें तो पृथ्वी जो है कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये कंसेप्ट एक प्रकार से है कि पृथ्वी कौन से किस प्रकार के जो पथ है पृथ्वी के चक्कर लगाने की, तो वह आप देखेंगे तो दीर्घाकार पथ है जो कि सूर्य की तरफ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे जो है कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। सामान्यतः आप देखेंगे कि एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया, यानी कि 4 ऋतु के रूप में बांटा गया। गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन जो है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ध्यान रखेंगे जो ऋतु में जो परिवर्तन होते हैं वो किस कारण होते हैं, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण, क्योंकि ऋतुओं में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यहाँ से देखेंगे और यह कंसेप्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में कई बार लोगों के द्वारा पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ध्यान रखेंगे, बेहद ही कॉन्शियस होकर के सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका है, और सूर्य की जो किरण है वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि सूर्य की किरण मतलब जो है कि किस तारीख को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो वह दिन है 21 जून। ध्यान रखेंगे इसको, 21 जून को जो है कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पर। और इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गया। और 21 जून के जो कर्क रेखा है उस पर सीधी किरणें पड़ती है सूर्य के, जो है कि वह किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो वह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे
जानकारी आपके साथ देख सकते हैं कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। किस प्रकार से? तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो इन क्षेत्रों में जो है कि अधिक प्राप्त होती है, जो कि कर्क रेखा वाले उत्तरी वाले गोलार्ध में जब बोला हमने, तो इसमें इस भाग में जो है कि अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। लेकिन ध्रुवों के जो पास वाले जो क्षेत्र है वहां पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तिरछी पड़ती है। ध्यान रखेंगे, ध्रुवों के जो पास वाले जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तो तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव क्या है? तो सूर्य की तरफ झुका होता है। तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को आप देखें तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबी दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ध्यान रखेंगे, सबसे लंबे दिन कहाँ पर? तो उत्तरी ध्रुव के जो उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पर आप देखने को मिलेगा कि 21 जून को जो है कि सबसे लंबा दिन के रूप में कहा गया है और सबसे छोटा रात के रूप में आप जानते हैं कि पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर आयनांत कहते हैं। उत्तर आयनांत किसे कहते हैं? तब जबकि सूर्य जो है कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ ज्यादा झुका हो तो यह उत्तरी अयनांत कहलाता है। 21 जून का जो दिन होता है जिसमें कि सबसे लंबा दिन और छोटी रात के रूप में हम जानते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ से कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव से सूर्य की ओर झुके होने के कारण 22 दिसंबर जो है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। पूछा जा सकता है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती है? तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े भाग में जो है कि प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े भाग पर जो है कि प्रकाश प्राप्त होता है। और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली जो ग्रीष्म ऋतु है वह कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित होती है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें इसके ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं? तो दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? आप सामान्य तौर पर देखेंगे इंडिया में तो आपको दिखेगा कि ठंडे के मौसम में ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है। ये मतलब क्रिसमस का जो पर्व है वह ठंडे के मौसम में मनाया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। यह इसी कारण होता है, यह जो सीधी रेखा है जो दक्षिणी अयनांत है, इसी के कारण यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके सामने लेकर के आएंगे और कहते हैं यहाँ पर कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर 21 मार्च एवं 23 सितंबर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। जो विषुवत रेखा है उस पर किरणें कब सीधी पड़ती है? तो वह 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन होता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में जो है कि कोई भी ध्रुव जो है कि सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है। इसलिए जो है कि पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन जो है कि बराबर होता है। ध्यान रखेंगे, जो कौन सा ऐसा डेट है जिसमें कि दिन और रात बराबर होता है तो वह 21 मार्च और 23 सितंबर को हम जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जो ये दिन रात बराबर होने की जो कंडीशन है इसे बोलते हैं विषुव। ध्यान रखेंगे, जो विषुव है किसे कहा जाता है? तो जहां पर जिस दिन हमें दिन और रात बराबर देखने को मिलेंगे उस दिन को हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। अगला कंसेप्ट कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु
और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और ठीक बसंत ऋतु होती है दक्षिणी गोलार्ध में। उसी प्रकार से 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु या फिर बसंत ऋतु होता है और जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है कि क्या होता है तो शरद ऋतु होता है। इसके ठीक विपरीत होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उसके बाद देखेंगे अगला कंसेप्ट यहाँ पर कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन अथवा रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। घूर्णन एवं परिक्रमण जो गति है पृथ्वी के, उसी के कारण ये सारे चीज में परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। अब देखेंगे यहाँ से कुछ क्वेश्चन को जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन में आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है तो परिक्रमण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे घूर्णन किसे कहा जाता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन गति, जिसके कारण दिन और रात होता है। परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। ध्यान रखेंगे घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होते हैं। अगला देखेंगे तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है तो वह 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जो है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती है। आगे बढ़ेंगे गर्मी के क्रिसमस, गर्मी में जो है कि क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, क्रिसमस का जो पर्व है वह कहाँ मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें मनाया जाता है। भारत में शरद ऋतु में मनाया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन है वह परिक्रमण के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे और आपके साथ देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि एक और जो है कि क्वेश्चन के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और जो नॉर्मल वर्ष होते हैं उसमें जो है 365 दिन होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन की पृथ्वी की जो प्रतिदिन की गति है उसे क्या कहते हैं तो प्रतिदिन जो करती है गति उसे कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। तीसरा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पक्ष पर जो है कि घूमती है। अगला है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। यहाँ पर देखेंगे कि शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में क्या होते हैं तो दिन सामान्यतः छोटे होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक आप देख पाए होंगे, निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज आपको समय से मिलते रहेंगे, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।